हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योर नर्सिंग क्लासेस। तो कैसे हो आप लोग? आई होप ऑल आर फाइन। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे न्यूमोनिया के बारे में कि न्यूमोनिया किस प्रकार की डिजीज है और न्यूमोनिया में जो पेशेंट्स होते हैं न्यूमोनिया के, उसमें जो साइन और सिम्टम्स होते हैं या रिस्क फैक्टर कौन कौन से होते हैं या फिर उसके जो भी कॉजिंग फैक्टर्स होते हैं न्यूमोनिया के, वो किस किस प्रकार से किसी पेशेंट के अंदर या किसी ह्यूमन के अंदर आ सकते हैं। उसके अलावा हम टाइप ऑफ न्यूमोनिया के बारे में बात करेंगे, फिर उसका हम इन्वेस्टिगेशन के बारे में जानेंगे और फिर उसकी पैथोफिजियोलॉजी पढ़ेंगे और नेक्स्ट और लास्ट हम पढ़ेंगे कि हम न्यूमोनिया को किस प्रकार से डायग्नोसिस करेंगे, नर्सिंग मैनेजमेंट और मेडिकल मैनेजमेंट करेंगे न्यूमोनिया का। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि न्यूमोनिया क्या है। न्यूमोनिया एक टर्म है जो क्या करती है, इंफ्लामेटरी इलनेस ऑफ द लंग्स। लंग्स में क्या करती है, इंफ्लामेटरी इलनेस करती है। कहां पर? सच एज एल्वेओलाई एंड एयर सैक्स। जो ह्यूमन होता है, ह्यूमन के जो लंग्स है, लंग्स के अंदर क्या होती है, ब्रोंकाई होती है। ब्रोंकाई आगे डिवाइडेड होता है, प्राइमरी ब्रोंकाई में होती है, फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई और टर्शियरी ब्रोंकाई में होती है। टर्शियरी ब्रोंकाई के बाद में ये डिवाइडेड होती है एयर सैक के अंदर। एयर सैक के अंदर क्या होती है, स्मॉल अमाउंट में क्या होती है, बहुत सारी एल्वेओलाई होती है। एल्वेओलाई का काम वर्क क्या होता है, जो भी अपना गैस एक्सचेंज का वर्क होता है वो क्या होता है, एल्वेओलाई का होता है। तो इसमें क्या होता है, न्यूमोनिया के अंदर जो ये हमारा एयर सैक है, एयर सैक के अंदर क्या होता है, ये है नॉर्मल एल्वेओलाई है। नॉर्मल एल्वेओलाई में क्या है, जैसे ये है अपना एल्वेओलाई। एल्वेओलाई के अंदर क्या होता है, एयर स्पेस होता है। एयर स्पेस का क्या वर्क होता है, ऑक्सीजन को तो बॉडी के अंदर भेजना और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकालना होता है। लेकिन क्या होता है, न्यूमोनिया जैसी कंडीशन हो जाती है तो उसमें क्या हो जाता है, जो हमारा ये एयर स्पेस होता है, एयर स्पेस में क्या हो जाता है, फ्लूइड या पस फील्ड हो जाता है। तो क्या हो जाता है, न्यूमोनिया हो जाता है। इसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं, न्यूमोनिया इज ए जनरल टर्म। न्यूमोनिया की एक जनरल टर्म है जो क्या करती है, डेट रेफर टू इन्फेक्शन। जो क्या करती है, इन्फेक्शन करती है किसके अंदर, लंग्स के अंदर। जो क्या करता है, विच कैन कॉज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो ये इन्फेक्शन करती है ना, वो किसके द्वारा होता है, वो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा आते हैं। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हो सकते हैं, मोस्टली माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कौन से होते हैं, वायरस और बैक्टीरिया होते हैं। एंड लेस कॉमन अदर कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे हमारे पैरासाइट्स हो गया, एल्गाई हो गया या फंगाई हो गया। तो इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा भी फैल सकता है, लेकिन यूजुअली किसके द्वारा होता है, वायरस और बैक्टीरिया के द्वारा न्यूमोनिया ज्यादा फैलता है। इसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्फ्लेम्स एयर सैक्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, जो हमारा एयर सैक्स है, एयर सैक्स को क्या कर देते हैं, इन्फ्लेम कर देते हैं। जिससे क्या हो जाता है, विच में फ्लूइड विथ पस जो फिल हो जाता है, जो फ्लूइड फिल हो जाता है किससे, फ्लूइड और पस से फिल्ड हो जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा कॉमन इन विंटर मंथ। जो हमारा न्यूमोनिया होता है वो मोस्टली कौन से, जो विंटर वेकेशन है उसमें ज्यादा मिलता है, क्योंकि उसमें क्या हम कोल्ड एयर इनटेक कर लेते हैं। तो क्या हो जाता है, जैसे हमारा जो एल्वेओलाई में अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म चले गए तो वो क्या कर देंगे, उसको एल्वेओलाई को पस या फ्लूइड से फिल्ड कर देंगे, जिससे क्या होगा, हमारे को ब्रीथिंग लेने में डिफिकल्टीज होगी। तो ये मोस्टली कब होता है, विंटर वेकेशन में से होता है। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं, मॉर्बिडिटी एंड मोर्टिलिटी। मॉर्बिडिटी मतलब जो हमारे ये इसमें रोगों की संख्या है, या मोर्टिलिटी हो गया जैसे हमारे इसकी मृत्यु दर, मतलब रोगों की संख्या और मृत्यु दर ऑफ न्यूमोनिया। न्यूमोनिया के अंदर रोगों की संख्या और मृत्यु दर हाईली स्पेशली, मतलब इसमें हाईली किसमें होती है, या तो ओल्ड पर्सन में या नियोनेटल पर्सन में। ओल्ड पर्सन कौन कौन से हो गए, जिनकी एज 65 एंड 65 अबव है, तो वो कौन से हो गए, ओल्ड पर्सन हो गए। और नियोनेटल 2 और लेस देन 2, इन पर्सन में सबसे ज्यादा ये न्यूमोनिया वाली डिजीज पाई जाती है। किसमें, एक तो ओल्ड पर्सन में और एक नियोनेटल पर्सन में। इसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ न्यूमोनिया। मतलब न्यूमोनिया होता है वो किस किस प्रकार से फैल सकता है या किस किस प्रकार का होता है वो देखते हैं हम। सबसे पहला टाइप है अपना न्यूमोनिया का इन्फेक्टिव न्यूमोनिया। इन्फेक्टिव न्यूमोनिया क्या होता है वो देखते हैं हम। इन्फेक्टिव न्यूमोनिया जो हमारे इन्फेक्शन से रिलेटेड न्यूमोनिया होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इन्फेक्टिव न्यूमोनिया। ये जो इन्फेक्टिव न्यूमोनिया होता है ये मोस्टली कैसे फैलता है, जैसे कोई पर्सन आया तो पर्सन ने अगर कफिंग किया है या स्नीजिंग किया है तो उसके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या रह जाएंगे, एयर में रह जाएंगे। तो वो एयर में
माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो पावर होती है वो 2 से 3 ओवर एयर में वो मतलब लिव कर सकते हैं। तो ये क्या करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हवा के अंदर रहेंगे, हवा से किसी अदर पर्सन के अंदर आ गए हैं तो वो क्या हो जाएगा, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन इन्फेक्टेड हो जाएगा। तो ये क्या हो गया हमारा इन्फेक्टिव न्यूमोनिया। नेक्स्ट है हमारा CAIP। CAIP क्या है, कम्युनिटी एक्वायर्ड इन्फेक्शन न्यूमोनिया। नेक्स्ट है हमारा HAIP। HAIP क्या होता है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन न्यूमोनिया। अगर हॉस्पिटल में ये न्यूमोनिया का कोजिंग हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, HAIP। तो इसके बाद नेक्स्ट हमारा HAIP है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन न्यूमोनिया। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन न्यूमोनिया क्या होता है, मोस्टली हॉस्पिटल्स के अंदर फैलता है। हॉस्पिटल्स हो गए या क्लिनिक सेंटर्स हो गए या हमारे जो भी डायग्नोस्टिक सेंटर्स हो गए, तो वहां पर अगर न्यूमोनिया फैलता है तो वो हमारा कौन सा प्रकार का न्यूमोनिया होगा, HAIP, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन न्यूमोनिया। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट है हेल्थ केयर एसोसिएटेड न्यूमोनिया। अगर हेल्थ केयर से रिलेटेड जो न्यूमोनिया होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, हेल्थ केयर एसोसिएटेड न्यूमोनिया। नेक्स्ट है हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कैन कॉज न्यूमोनिया। मतलब ऐसे कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो न्यूमोनिया को कॉज करते हैं। हमने अभी देखा था कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बैक्टीरिया हो गया और वायरस हो गया। सबसे यूजुअली बैक्टीरिया और वायरस ही न्यूमोनिया को कॉज करते हैं, लेकिन लेस कॉमन अदर्स हो गए जैसे पैरासाइट्स हो गया, फंगाई हो गया, एल्गाई हो गया। लेकिन ऐसे कौन कौन से बैक्टीरिया या ऐसे कौन कौन से वायरस या पैरासाइट्स है जो न्यूमोनिया को कॉज करते हैं, तो उसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले अपने बैक्टीरिया कौन कौन से हो गए। पहला अपना स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियल बैक्टीरिया होता है और एक होता है माइकोप्लाज्म न्यूमोनियल। तो ये बैक्टीरिया होते हैं जो मोस्टली क्या करते हैं, न्यूमोनिया को कॉज करते हैं। इसके बाद में हमारा हो गया वायरस कौन कौन से होते हैं, एक तो फिनोवायरस हो गया, एक कोरोना वायरस हो गया, एक RSV हो गया और एक इन्फ्लुएंजा हो गया। अब RSV क्या होता है, RSV हो गया अपना रेस्पिरेटरी साइनेस्टियल वायरस। तो ये अपने कॉमन वायरस से जो क्या करते हैं, न्यूमोनिया को कॉज करते हैं। इसके बाद में हमारा आता है फंगाई में कौन कौन से आ गए, एक तो न्यूमोसाइटिस हो गया, एक हो गया अपना एस्परजिलस कैंडिडियस। और इसके बाद में नेक्स्ट और लास्ट हमारा पैरासाइट्स कौन कौन से हो गए, एक तो अपना हो गया टॉक्सोप्लाज्म कुंडई और एक हो गया अपना स्ट्रेप्टोकोकस और अदर्स। मतलब ये अपने मोस्टली जो न्यूमोनिया को कॉज करने वाले ये अपने बैक्टीरिया हो गए, ये वायरस हो गए और ये फंगाई हो गए और ये अपने पैरासाइट्स हो गए। इसके अलावा सम एल्गाई भी होते हैं जो क्या करते हैं, न्यूमोनिया को कॉज करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा कॉजेज और रिस्क फैक्टर। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा कॉजेज या रिस्क फैक्टर ऑफ न्यूमोनिया। मतलब ऐसे कौन कौन से कॉजिंग फैक्टर्स है या रिस्क फैक्टर है, या इनको हम अनदर नाम से इटियोलॉजिकल फैक्टर भी कहते हैं। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जो क्या करते हैं, न्यूमोनिया को कॉज करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स है। इसका फर्स्ट है अपना एज क्या करती है, न्यूमोनिया को सबसे ज्यादा इफेक्ट करने वाले जो इटियोलॉजी रिस्क फैक्टर होती है वो कौन सी होती है, एज होती है। एज में क्या है अपना, एक तो 65 और अबव, मतलब ओल्ड पर्संस को ये सबसे ज्यादा होता है, और 2 और लेस देन 2, मतलब नियोनेटल्स और ओल्ड्स को क्या होता है, ये सबसे ज्यादा होता है न्यूमोनिया। बाकी एडल्ट्स को भी होता है, लेकिन ओल्ड्स और नियोनेटल के बजाय ये कम होता है, किनको, एडल्ट्स को। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा स्मोकिंग में क्या हो गया, जैसे स्मोक करना, एक तो स्मोकिंग और स्मोकिंग में मतलब हमारा एक्टिव स्मोक हो गया या पैसिव स्मोक हो गया। एक्टिव स्मोक मतलब जैसे कोई धुएं को हम लेते हैं तो वो हमारा हो गया एक्टिव स्मोक, जैसे स्मोकिंग करना हो गया। या पैसिव स्मोक जैसे फैक्ट्रियों से या फिर कोई भी ऑक्यूपेशनल से जो धुआं निकलता है वो हमारे जो भी नोज या हमारे लंग्स में आता है, तो वो हमारा क्या हो गया, पैसिव स्मोक्स हो गया। तो इनसे भी क्या होता है, न्यूमोनिया कॉज होता है। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा सीओपीडी क्या है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज।
या फिर किसी पेशेंट्स को सीओपीडी हो रखी है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज हो रखी है, तो उसको भी क्या होता है, न्यूमोनिया होने के चांस क्या है, ज्यादा होते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा क्रोनिक इलनेस हार्ट डिजीज। सॉरी, मतलब क्रोनिक बहुत लंबे टाइम से किसी को हार्ट डिजीज हो रही है तो उसको भी क्या होता है, न्यूमोनिया होने के चांस क्या है, ज्यादा है। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट हो गया वीक इम्यून सिस्टम। अगर इसके पर्सन का या किसी भी ह्यूमन का इम्यून सिस्टम वीक है तो उसको क्या होता है, न्यूमोनिया होने के चांस ज्यादा है। इसके बाद में हो गया हमारा डिफिकल्टी स्वेलिंग, जिसको अगर स्वेल करने में, एयर स्वेल करने में या ब्रीथ स्वेल करने में डिफिकल्टीज हो रही है तो उसको भी क्या होता है, न्यूमोनिया होने के चांस ज्यादा है। इसके बाद में हमारा हो गया रिसेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। यदि किसी को रिसेंट में रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो रखा है या कभी हुआ है तो उसको क्या होता है, न्यूमोनिया होने के चांस ज्यादा होते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट हमारा कॉजिंग फैक्टर्स है माल न्यूट्रिशन या माल न्यूरिश्ड। माल न्यूरिश्ड पर्सन को भी क्या होता है, न्यूमोनिया होने के चांस ज्यादा होते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा क्रोनिक रीनल फेलियर, जो कभी लंबे टाइम से जो जिसकी रीनल फेलियर है तो उसको भी क्या है, ये न्यूमोनिया कॉज हो सकता है। इसके बाद में हमारा हॉस्पिटलाइजेशन, अगर लंबे समय से कोई हॉस्पिटलाइजेशन हो रहा है तो वहां के जो इन्फेक्टेड न्यूमोनिया या इन्फेक्शन न्यूमोनिया है वो होने के चांस क्या ज्यादा है, क्योंकि हॉस्पिटल्स के अंदर अलग अलग प्रकार के पेशेंट्स आते हैं। यदि किसी पेशेंट को न्यूमोनिया हो रखा है तो वो स्नीजिंग करता है या कफिंग करता है तो जो उसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या कर जाते हैं, एयर में रह जाते हैं। तो एयर से वो क्या करते हैं, जो हॉस्पिटलाइजेशन पेशेंट्स है उसमें आने के चांस क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। तो ये इसको फैक्टर अफेक्टिंग करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा पैथोफिजियोलॉजी। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि पैथोफिजियोलॉजी होती क्या है। पैथोफिजियोलॉजी एक वर्ड है जिसका मतलब होता है हमारे, जैसे कोई बीमारी हमारे बॉडी के अंदर आई है तो कोई भी डिजीज या कोई भी डिसऑर्डर हमारे बॉडी के अंदर आता है तो हमारे बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं उसको हम बोलते हैं पैथोफिजियोलॉजी। तो हम देखते हैं कि न्यूमोनिया की पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है। तो सबसे पहले क्या होता है, कोई से भी कॉजिंग फैक्टर से इटियोलॉजिकल फैक्टर से वो हमारी बॉडी के अंदर आ गए। तो कोई भी कॉजिंग फैक्टर या इटियोलॉजिकल फैक्टर हमारी बॉडी के अंदर आए तो उन्होंने क्या किया है, इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस शो किया है। क्या क्या इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस शो किया है, जिससे हमारे क्या हुई है, जो हमारा इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम क्या हुआ है, चेंज हो गया है। तो इससे क्या होगा, एब्सेस बिकम एनकैप्सुलेटेड, जो हमारे लंग्स होंगे वो क्या होंगे, अनकैप्सुलेटेड हो जाएंगे। उसके बाद में क्या होगा, टिश्यू होंगे जो वो क्या हो जाएंगे, नेक्रोटाइज हो जाएंगे, मतलब जो पेरेंकाइम हो जाएंगे। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा जो जैसे टिश्यू नेक्रोटाइज होंगे उसके बाद में क्या होगा, जो हमारा स्पूटम का प्रोडक्शन है ना वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ स्पूटम, जो स्पूटम है उसका प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसके बाद में जैसे ही स्पूटम का प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो क्या हो जाएगा, जो हमारा प्यूरिटेंट स्पूटम इनहेलेशन ऑफ इन्फेक्शियस वायरस हो जाएगा। इसके बाद में क्या होगा, वो इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस हो जाएगा, इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस ऑफ द लंग्स। इससे क्या होगा, हमारा डब्ल्यूबीसी और सीआरपी क्या बड़े हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। मतलब जो हमारे लंग्स के अंदर जैसे इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस शो हुआ तो क्या होगा, डब्ल्यूबीसी की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो डब्ल्यूबीसी की मात्रा बढ़ने के कारण क्या होगा, हमारी बॉडी के अंदर जैसे डब्ल्यूबीसी इंक्रीज होगी तो क्या हो जाएगा, जो गैस एक्सचेंज है वो डिफिकल्ट हो जाएगा। जैसे ये हमारा है एल्वियोलाई, तो एल्वियोलाई के अंदर हमारी बॉडी बाहर के वातावरण से क्या हम ऑक्सीजन लेते हैं, और ये हमारे ब्लड कैपिलरीज है जो क्या करती है, CO2 को लेके आती है। तो CO2 क्या होता है, हमारी बॉडी से बाहर निकलता है, और ऑक्सीजन क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर जाता है। तो ये क्या हो जाएगी, जो गैस एक्सचेंज है ना वो क्या हो जाएगी, डिफिकल्ट हो जाएगी। किसके कारण, WBC और CRP इंक्रीज होने के कारण। तो इससे क्या होगा, हमारे जो एल्वियोलार है, एल्वियोलार क्या हो जाएंगे, कोलैप्स हो जाएंगे। मतलब पहले जो स्पेस था वो क्या स्पेस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जो एल्वियोलार के बीच में जो स्पेस था वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एल्वियोलार क्या हो जाएंगे, कोलैप्स। तो एल्वियोलार क्या हो जाएंगे, हमारे कोलैप्स्ड हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा, हमारे जो लंग्स है उसके अंदर क्या होगा, इन्फ्लेमेशन ऑफ द वाल्स। जैसे ये हमारा क्या है, एयर सैक। तो एयर सैक में जो ये हमारे एल्वियोलाई है, मतलब जो पहले स्पेस सही था तो वो क्या होगा, जो स्पेस था वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल कोलैप्स हो जाएगा। जिससे क्या हो जाएगा, जो हमारी ये वॉल है ना एयर सैक्स की, तो वो क्या हो जाएगी, इन्फ्लेम्ड हो जाएगी।
जिससे क्या हो जाएगा, न्यूमोनिया हो जाएगा। तो ये हमारी पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द न्यूमोनिया। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा न्यूमोनिया के साइन और सिम्टम्स, कि न्यूमोनिया होने पर क्या क्या साइन और सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं किसी भी न्यूमोनिक पेशेंट्स के अंदर। तो सबसे पहला साइन और सिम्टम्स है अपना, हम साइन और सिम्टम्स को अनदर नाम से क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के नाम से भी जानते हैं। मतलब जो भी न्यूमोनिया पेशेंट्स है उनमें कौन कौन से साइन और सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं या फिर कौन कौन से क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन उसके अंदर शो करने लगते हैं, उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले अपना है डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो भी न्यूमोनिक पेशेंट होता है उसके अंदर क्या हो जाता है, जो ब्रीथिंग लेने में क्या हो जाती है, डिफिकल्टी होने लग जाती है या फिर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग होने लग जाती है। जैसे वो ब्रीथिंग करता है तो उसके अंदर क्या होता है, कफ आता है, येलो कफ या ग्रीन कफ, या डिफिकल्टी होने लग जाती है ब्रीथिंग में या शॉर्टनेस होने लग जाती है अपने ब्रीथ करने में उसको। नेक्स्ट है उसका चेस्ट पेन व्हेन यू ब्रीथ। जैसे ही वो ब्रीथ करता है कोई पेशेंट, न्यूमोनिक पेशेंट, तो उसके अंदर क्या होता है, चेस्ट पेन करता है। इसके बाद में अपना है फटीग एंड कंफ्यूजन। तो उसको क्या, जो भी न्यूमोनिक पेशेंट होते हैं उसको क्या होती है, जल्दी थकावट महसूस होने लग जाती है या फिर वो क्या होता है, कंफ्यूज रहता है ऑलरेडी एनी टाइम। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा फीवर, स्वेटिंग एंड शेकिंग चिल्स। उसको क्या होता है, जो भी न्यूमोनिक पेशेंट उसको फीवर होती है या स्वेटिंग होती है या फिर उसको क्या होती है, स्वेटिंग फीवर के साथ क्या होती है, शेकिंग चिल्स होती है। इसके बाद में अपना है मसल एक या हेडेक। जो न्यूमोनिक पेशेंट होता है उसके अंदर क्या होती है, बॉडी पेन करने लगती है या उसकी मसल्स में पेन होता है या फिर क्या होता है, हेडेक होता है। इसके बाद में नेक्स्ट है सफोकेशन। सफोकेशन मतलब उसका क्या होता है, दम घुटने लग जाता है। कोई भी एलर्जिक रिएक्शन क्या हो जाती है उसके अंदर, जल्दी चोक करने लग जाती है। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा साइनोसिस। साइनोसिस क्या है, जैसे उसकी बॉडी का कलर चेंज होने लग जाता है, आइज कलर चेंज, लिप्स कलर चेंज, या फिर उसके पूरी बॉडी में क्या हो जाती है, जो कलर होता है वो क्या होता है, चेंजिंग हो जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, साइनोसिस। इसके अलावा है डायरिया। डायरिया मतलब जो फिशेस करता है, तो फिशेस करने में क्या होती है, उसको डिफिकल्टीज होती है या क्या होती है, उसको बार बार फिशेस होती है, तो उसको क्या डायरिया होता है या लूज मोशन स्टार्ट होने लग जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा लॉस ऑफ एपेटाइट। मतलब उसको क्या हो जाती है, भूख की कमी लगने लग जाती है, मतलब भूख नहीं लगती है। इसके अलावा हमारा नोजिया एंड वॉमिटिंग। जो भी न्यूमोनिक पेशेंट्स होता है उसको क्या हो जाती है, नोजिया स्टार्ट हो जाती है या वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये है हमारा साइन और सिम्टम्स या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ न्यूमोनिया। न्यूमोनिया में जो भी न्यूमोनिक पेशेंट होता है उसके अंदर कौन कौन से साइन और सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं या कौन कौन से क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस होते हैं, वो हो गए हमारे ये। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा इन्वेस्टिगेशन या डायग्नोस्टिक स्टडी ऑफ न्यूमोनिया। मतलब जैसे ये साइन और सिम्टम्स शो होने लगते हैं तो हम कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन या कौन कौन से डायग्नोस्टिक स्टडी करें, जिससे क्या हो जाता है, न्यूमोनिया का पता लग जाता है कि ये किस प्रकार का न्यूमोनिया है। अभी हमने न्यूमोनिया के टाइप्स देखे थे, उसमें ये पता लग जाता है किस प्रकार का न्यूमोनिया है, या फिर हम इसको कौन से प्रकार का फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट देंगे या फिर किस प्रकार का मेडिकल मैनेजमेंट करेंगे कि ये पेशेंट वापस अपनी पहले वाली अवस्था में आ जाए। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसकी डायग्नोस्टिक स्टडी या फिर उसका इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि उसके अंदर कौन सी चीज की कमी है या कौन सी चीज का इंक्रीज हो रहा है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं उसकी मेडिकल हिस्ट्री। मतलब उसकी मेडिकल हिस्ट्री चेक करते हैं कि उसको कभी पहले हो ही रखा है या नहीं हो रखा है। उसके बाद में हम करते हैं इसका फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में उसकी ब्रीथिंग चेक करते हैं, अस्कल्टेशन करते हैं, या फिर उसको जो भी उसका फिजिकल एग्जामिनेशन होता है वो चेक करते हैं। इसके बाद में हम क्या करते हैं, जो भी न्यूमोनिक पेशेंट होता है उसका चेस्ट एक्सरे लेते हैं कि वो प्रॉपर्ली जो उसका चेस्ट है उसके कहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है, या फिर जो न्यूमोनिया होता है वो नॉट ओनली वन लंग्स में फैलता है बट आल्सो ये दोनों लंग्स में भी हो सकता है या वन लंग्स में भी हो सकता है। तो उसके चेस्ट एक्सरे के द्वारा हम पता लगाएंगे कि जो कौन से लंग्स के उसकी जो एयर सैक्स है वो उसमें इन्फ्लेमेशन हो गया या फिर उसके अंदर पस फिल्ड हो गया है। तो ये करने के लिए हम चेस्ट एक्सरे करेंगे। और इसके अलावा चेस्ट एक्सरे से हमें ये भी पता चल जाएगा कि जैसे उसके राइट लंग है या लेफ्ट लंग के कौन से सेगमेंट के अंदर, अपर सेगमेंट, मिडल सेगमेंट या लोअर सेगमेंट के अंदर न्यूमोनिया हो रखा है। इसके अलावा हम करेंगे उसका सीटी स्कैन करेंगे। इसके अलावा हम करेंगे उसका एबीजी एनालिसिस करेंगे। एबीजी एनालिसिस मतलब आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस करेंगे। मतलब आर्टीरियल से ब्लड लेकर उस ब्लड के अंदर हम टोटली पता लगाएंगे कि उस ब्लड का जो लेवल है वो क्या है या क्या नहीं है।
इसके बाद में हम करेंगे उसकी ब्रोंकियोस्कोपी करेंगे, या फिर हम करेंगे स्पुटम कल्चर। जो कफ होता है, कफ को क्या करेंगे हम कल्चर करेंगे। कल्चर मतलब उसके अंदर हम बैक्टीरिया का पहचान करेंगे कि किस प्रकार का बैक्टीरिया इसके बॉडी के अंदर है, या कौन से प्रकार का बैक्टीरिया। जैसे हमने भी देखा था कि कौन कौन से स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया हो गया, या फिर वायरस हो गया, या पैरासाइट्स हो गया, फंगाई हो गया। तो हम क्या करेंगे, इसके स्पुटम को क्या करेंगे कल्चर करेंगे। कल्चर करके हम पता लगाएंगे कि किस प्रकार का बैक्टीरिया इसके अंदर है बॉडी के अंदर। इसके अलावा हम करेंगे पल्स ऑक्सीमेट्री। पल्स ऑक्सीमेट्री में क्या होता है, एक तो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का क्या सैचुरेशन है, क्या लेवल है, उसका पता लग जाता है। एक क्या हमारे बॉडी का SpO2 लेवल, SpO2 लेवल क्या है ये पता लगने के लिए हम क्या करते हैं, पल्स ऑक्सीमेट्री करते हैं। इसके अलावा हम करेंगे रैपिड यूरिन टेस्ट। लगातार उसका क्या करेंगे, यूरिन का टेस्ट करेंगे कि इसके अंदर मतलब वो बैक्टीरिया की डिटेक्शन करने के लिए रैपिड यूरिन टेस्ट करेंगे, या ब्लड टेस्ट करेंगे। ब्लड टेस्ट में हम क्या पता लगाएंगे कि उसका RBC का लेवल क्या है, या WBC का लेवल क्या है, या उसका प्लेटलेट्स कितना आ रहा है, या उसका हीमोग्लोबिन लेवल क्या है। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप ना मैनेजमेंट ऑफ न्यूमोनिया, मतलब न्यूमोनिया का मैनेजमेंट हम किस प्रकार से करेंगे उसको देखते हैं। तो न्यूमोनिया का मैनेजमेंट हम 2 प्रकार से करेंगे। एक तो मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में मोस्टली जो फार्माकोलॉजिकल ड्रग्स दी जाती है, या फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट करवाया जाता है, या फिर मतलब जो भी हॉस्पिटलाइजेशन से रिलेटेड जो मैनेजमेंट होता है वो किसमें आ जाएगा ना, मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर आ जाएगा। या फिर ड्रग्स से रिलेटेड मैनेजमेंट जो अपना मेडिकल मैनेजमेंट। मतलब नॉर्मल मैनेजमेंट में हम ये देखेंगे कि पेशेंट को किस प्रकार की अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जाए, जिससे वो पेशेंट अपने आप को रिलीफ फील करे या फिर अच्छा फील करे। तो इसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि नॉर्मल मैनेजमेंट ऑफ न्यूमोनिया। न्यूमोनिया के कौन कौन से नॉर्मल मैनेजमेंट होते हैं। सबसे पहला अपना डोंट स्मोक, मतलब जो भी न्यूमोनिक पेशेंट होता है उसको क्या करना चाहिए, स्मोक करने को अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि स्मोक से वो क्या होता है, न्यूमोनिया में जो एल्वेओलाई के अंदर जो पस या फ्लूइड फिल्ड होता है वो क्या होता है, वो मतलब अकोमोडेशन हो जाता है, बढ़ता जाता है, जिससे क्या होता है जो न्यूमोनिटिक डिजीज है उसकी क्या हो जाती है, मात्रा बढ़ती जाती है। मतलब न्यूमोनिटिक डिजीज होती है वो क्या होती है, ज्यादा फैलती जाती है। तो इसके लिए हमारे को क्या करना चाहिए, उसको डोंट स्मोक को क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, ताकि वो अपने आप को रिलीफ फील करें। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा प्रैक्टिस गुड हाइजीन, मतलब उसको अपनी हाइजीन अच्छी रखनी चाहिए। मतलब इसके बाद में नेक्स्ट है गेट है न्यूमोनिक वैक्सीन। उसको क्या कराना चाहिए, जैसे कोई पेशेंट न्यूमोनिक की अगर लेटेंट स्टेज में है, या फिर वो प्राइमरी स्टेज से पहले उसको क्या कराना चाहिए, न्यूमोनिक वैक्सीन प्रोवाइड करानी चाहिए, ताकि वो जो न्यूमोनिया है वो क्या करे, ज्यादा स्प्रेड ना करे। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा स्टे रेस्टेड एंड फिट। जो भी न्यूमोनिक पेशेंट है उसको क्या करना चाहिए, रेस्ट करना चाहिए प्रॉपरली, और अपने आप को फिट रखना चाहिए। इसके बाद में नेक्स्ट है अपना चेस्ट फिजिकल थेरेपी। जो न्यूमोनिक पेशेंट होते हैं उसको क्या करना चाहिए, चेस्ट फिजिकल थेरेपी की नीड होती है, तो वो भी उसको प्रोवाइड करानी चाहिए। इसके बाद में अपना वेयरिंग सर्जिकल मास्क, मतलब उसको एनी टाइम मास्क की नीड होती है। क्योंकि जो न्यूमोनिक पेशेंट होता है खुद तो न्यूमोनिया है, लेकिन जैसे वो न्यूमोनिक पेशेंट अगर मास्क नहीं वेयरिंग नहीं करेगा तो क्या होगा, जैसे कोई न्यूमोनिक पेशेंट अगर बाहर कफिंग करता है या स्नीजिंग करता है, तो जो भी बैक्टीरिया, वायरस या फिर पैरासाइट्स होते हैं वो क्या हो जाएंगे, एयर के मतलब एक पेशेंट से दूसरे किसी हेल्दी पर्सन के अंदर आ जाएंगे। तो उसको क्या करना चाहिए, वेयरिंग सर्जिकल मास्क क्या करना चाहिए, वेयर करना चाहिए, ताकि खुद के अलावा वो दूसरों को स्प्रेड ना करे। इसके बाद में नेक्स्ट है अपना प्रॉपर डाइट। प्रॉपर डाइट में क्या होता है, जैसे कोई भी न्यूमोनिक पेशेंट है तो उसको क्या करनी चाहिए, प्रॉपर डाइट लेनी चाहिए। मतलब अनहेल्दी खाना नहीं खाना चाहिए, जैसे ऑयली फूड को अवॉइड करना चाहिए, या फिर जो फैटी फूड्स है तो उनको क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, या कम कैलोरी वाला फूड इंटेक करना चाहिए, ताकि उसकी जो डाइट है वो बैलेंस डाइट क्या है बनी रहे। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा प्रोवाइड क्वाइट एनवायरनमेंट। जो भी न्यूमोनिक पेशेंट है उसको क्या करना चाहिए, हमारे को क्वाइट मतलब शांत वातावरण प्रोवाइड करना चाहिए। यह तो हमारा नॉर्मल मैनेजमेंट ऑफ न्यूमोनिया। इसके बाद में हम देखते हैं मेडिकल मैनेजमेंट क्या होता है न्यूमोनिया का। तो मेडिकल मैनेजमेंट में सबसे पहले अपना ब्रोंकोडायलेटर। जैसे किसी न्यूमोनिक पेशेंट के अंदर ब्रीथ लेने में डिफिकल्टी हो रही है, या फिर उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग हो रही है, तो उसको क्या
ब्रोंकोडायलेटर प्रोवाइड कराना चाहिए या नेबुलाइजर प्रोवाइड कराना चाहिए। इसके बाद में अपना हाइड्रेशन। हाइड्रेशन क्या होता है, मतलब जो भी न्यूमोनिक पेशेंट है उसको क्या करना चाहिए, हाइड्रेशन को पूरा करने के लिए क्या करना चाहिए, उसको इंक्रीज फ्लूइड इनटेक, जो भी फ्लूइड की मात्रा वो इनटेक कर रहा है उसको क्या करना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए, ताकि क्या करे उसके अंदर जो वो एल्वियोलाई के अंदर इन्फेक्शन ना रहे। इसके बाद में नेक्स्ट है अपना एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक मतलब जो न्यूमोनिया को नष्ट कर सके। तो एंटीबायोटिक में जैसे हमने अभी न्यूमोनिया में देखा था कि न्यूमोनिया किस के द्वारा हो रहा था, हमारा बैक्टीरिया के द्वारा आ रहा था, वायरस के द्वारा हो रहा था, या पैरासाइट्स या फंगाई के द्वारा हो रहा था। तो हम क्या करेंगे, कौन कौन सी ऐसी एंटीबायोटिक यूज में लेंगे जिससे वो स्प्रेड ना हो या फिर उसको रोका जा सके। तो सबसे पहले हम देखते हैं एंटीबायोटिक में ओरली एंटीबायोटिक कौन कौन सी होती है। ओरली एंटीबायोटिक में हमारी होती है एक तो एमोक्सिसिलिन और एक होती है एजिथ्रोमाइसिन और इरिथ्रोमाइसिन। ये क्या करती है, जो न्यूमोनिया होती है उसको क्या करती है, स्प्रेड होने से रोकती है। या फिर हम आईवी एंटीबायोटिक देखते हैं। आईवी एंटीबायोटिक कौन कौन सी होती है, एक तो मोक्सीफ्लोक्सिन, एक लियोफ्लोक्सिन और एमोक्सिलिन क्लेवोनेट। तो ये हमारी आईवी एंटीबायोटिक और ये हमारी ओरली एंटीबायोटिक जो क्या करती है, जो न्यूमोनिया होता है उसको क्या करनी है, स्प्रेड होने से रोकती है। इसके अलावा अगर हमने इन्वेस्टिगेशन में हमने स्पुटम कल्चर के अंदर पाया कि उसके अंदर कोई वायरस है, तो हम एंटीवायरल कौन से लेंगे, जानाविमिर और रिमेंटिडिन। तो ये हमारी हो गई एंटीवायरल। इसके अलावा हम अगर किसी पेशेंट के अंदर फंगल है या फिर फंगस है या फंगाई है, मेडिसिन प्रोवाइड कराएंगे, वो हम ये मेडिसिन प्रोवाइड कराएंगे गुआफेनेसिन। तो ये था हमारा मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ न्यूमोनिया और ये नॉर्मल मैनेजमेंट ऑफ न्यूमोनिया। तो थैंक यू गाइस, अगर ये वीडियो आपको समझ में आई हो तो लाइक और शेयर करें।